बच्चों, कक्षा 11 भूगोल विषय के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है महासागर और महाद्वीपों का वितरण। बच्चों, आज हमारा ये जो पार्ट है भाग 4, इस भाग 4 के अंतर्गत हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इसका पहला पार्ट आज हम करेंगे। तो बच्चों, इससे पहले हमने विभिन्न सिद्धांतों के बारे में पढ़ा, संकुचनवादी सिद्धांत पढ़े। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार के जो सिद्धांत थे वो भी हमने अध्ययन किए। लेकिन समूचे सिद्धांत जो भी इससे पहले बने थे, इनसे पहले जो भी सिद्धांत आए थे, उन्हीं रूपरेखा को ध्यान में रखते हुए कुछ चिन्हित सिद्धांतों को समेकित रूप से लेते हुए प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का निर्माण किया गया। तो बच्चों, यह बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, इसे ध्यान से हमें देखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। बच्चों, भूगर्भ शास्त्रीय चिंतन में संकुचनवादियों के परिकल्पना का विरोधाभासी परंतु क्रांतिकारी विचार प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है। तो संकुचनवादी थे, हमने पहले पढ़े संकुचनवादियों में कि किस प्रकार से वो मानते थे कि महाद्वीप और महासागरों का निर्माण और उनका वितरण किस प्रकार से हुआ है, ये सब उन्होंने बताया था। उसके विपरीत यह प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है, जो कि क्या संकुचनवादियों की जो परिकल्पना थी उसके विरोधाभासी में था। लेकिन बच्चों, यह बहुत क्रांतिकारी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में लगभग सभी समस्याओं को यह एक तरीके से समस्याओं का निराकरण करता है। ठीक है, भूगर्भ शास्त्र में प्लेट विवर्तनिकी का वही स्थान है जो कि जीव विज्ञान में डार्विनवाद का है। अर्थात जीव विज्ञान में जो डार्विनवाद का जो सिद्धांत है, वो समूचे जीव विज्ञान की एक परिकल्पना को एक ही मंच पर ला करके रख देता है। ठीक है, उसी तरीके से हमारा जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है वो भूगर्भ शास्त्र में वही स्थान रखता है और समूचे सिद्धांतों को एक मंच पर ला करके और समूची समस्याओं का उसमें निराकरण समाहित किया गया है। सन 1967 में, बच्चों सन हमें याद कर लेना है, कब? सन 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन, ये 3 प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्वतंत्र रूप से उपलब्ध विचारों को समन्वित कर अवधारणा प्रस्तुत की, जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा। अर्थात इन्होंने कोई नया सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कोई नया सिद्धांत नहीं है, अपितु पहले किए गए जो प्रयास थे, इससे पहले जो किए गए प्रयास थे, उन प्रयासों को समन्वित किया गया, उनको एक मंच पर, एक जगह पर लाया गया और उसको अवधारणा के रूप में बनाया गया। ये काम 1967 में मैकेंजी, पार्कर और मॉर्गन महोदय ने किया था। ठीक है बच्चों, यह सिद्धांत भूगर्भिक संश्लेषण की महानतम कृति है, जिसमें भूपर्पट्टी पर होने वाले सृजनात्मक के परिवर्तनों की वैज्ञानिक व्याख्या की गई है। महानतम कृति, इसमें हमने इसे बताया गया है। यह एक समेकित सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत शामिल किए गए हैं देखिए बच्चों। वेगनर के साक्ष्यों, होम्स के संवेदनीय धारा, हैरी-एस के सागरीय नीतल प्रसरण एवं पुराचुंबकत्व तथा समुद्री भूगर्भ शास्त्र के साक्ष्यों का समावेशन इसमें किया गया है। अर्थात हमने इससे पहले पढ़ने वाले वेगनर का सिद्धांत, होम्स का सिद्धांत, हैरी-एस का सिद्धांत और पुराचुंबकत्व के जो सिद्धांत थे, जो समुद्री भूगर्भ शास्त्र के जो साक्ष्य थे, उनको हमने देखा। उन सभी को समन्वित करते हुए, सभी को एक जगह इकट्ठा करते हुए एक अवधारणा बनाई गई, उनको समेकित प्रयास किया गया और यह अवधारणा वर्तमान में सभी समस्याओं को निराकरण करती है। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्रस्ट के निर्माण, विनाश, महासागरों एवं महाद्वीपों की उत्पत्ति, महासागरीय कटकों के निर्माण, पर्वत निर्माण तथा भूकंपीय ज्वालामुखी क्रियाओं का विश्लेषण करता है। इतने सारे काम यह एक सिद्धांत कर देता है और वर्तमान समय में सबसे ज्यादा प्रचलित सिद्धांत भी यही प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत है। ठीक है बच्चों, क्रस्ट के भ्रंश घाटियों से लेकर चट्टानों के वलित स्वरूप तक का विश्लेषण इस सिद्धांत में सम्मिलित है। अतः यह एक सार्वभौमिक सिद्धांत है तथा इसे ग्लोबल प्लेट
टेक्टोनिक कहते हैं। केवल एक क्षेत्र का सिद्धांत नहीं है, एक महाद्वीप का या एक गोलार्ध का सिद्धांत नहीं है, समूची धरा पूरी पृथ्वी को अपने सिद्धांत में यह शामिल करता है और उनकी विस्तृत वैज्ञानिक व्याख्या भी करता है यह सिद्धांत। ठीक है बच्चों। प्लेट, अब हम देखते हैं प्लेट विवर्तनिकी में दो शब्द होते हैं, एक तो प्लेट और एक टेक्टोनिक। ठीक है बच्चों, प्लेट प्लस टेक्टोनिक। यहां पर हम देख सकते हैं कि प्लेट शब्द का क्या अर्थ हुआ। प्लेट शब्द की रचना टूजो विल्सन ने 1965 में की थी। प्लेट जो शब्द है बच्चों, उस शब्द की रचना टूजो विल्सन नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1965 में की थी। और ये प्लेट होती क्या है आखिर में, ये प्लेट होती क्या है बच्चों आखिर में, इसके बारे में क्या है, कैसी दिखाई देती है, कहां पर उपस्थित होती है, उसके बारे में हम ये देख सकते हैं कि ये स्थल मंडल का टुकड़ा है जो कि अत्यंत दृढ़, कठोर, आकृति विहीन और अभूकंपीय तथा प्रतिरोधी इकाई है। यह स्थल जो मंडल है हमारा पृथ्वी पर, इसका टुकड़ा है ऊपरी, अर्थात क्रस्ट का जो ऊपरी हिस्सा है, हमारे पृथ्वी का ऊपरी जो हिस्सा है, उसका एक टुकड़ा है जो कि अत्यंत दृढ़ है, इसमें कोई दरार नहीं है, कठोर है, आकृति विहीन है, कोई फिक्स इसकी आकृति नहीं है, अभूकंपी है, अर्थात इसके अंदर कोई भूकंप नहीं आएगा, आएगा तो किनारों पर आएगा, और प्रतिरोधी इकाई है जो कि दुर्बलता मंडल के पिघले हुए मैग्मा पर उत्प्लावित होती है। मैंने बताया था जो दुर्बलता मंडल का जो पिघला हुआ मैग्मा है, जो मेंटल के अंदर, यह मेंटल के ऊपर उत्प्लावित हो रहा है। कौन? प्लेट। ठीक है बच्चों, जो प्लेट है यह दुर्बलता मंडल पर उत्प्लावित हो रहा है। यह किस प्रकार से है? दृढ़ है, कठोर है, आकृति विहीन है, अभूकंपीय है, प्रतिरोधी है। इतने सारे गुण इस प्लेट में होते हैं। अर्थात यदि माना कि ये कोई प्लेट है, माना कि ये कोई प्लेट है, तो इसके अंदर बच्चों कोई भूकंप नहीं आएगा, आएगा तो इसके किनारों पर आएगा। ठीक है, इसके साथ में यह भी है कि यह गतिमान होता है, एक जगह से दूसरे जगह पर यह गतिमान होता है, जैसे कि हमने देखा था। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें तो इसकी कोई आकृति फिक्स नहीं है, किसी भी प्रकार की आकृति का हो सकता है। यह महाद्वीपीय भी हो सकता है, महासागरीय भी हो सकता है। और ये किस पर उत्प्लावित होता है? दुर्बलता मंडल के मैग्मा पर उत्प्लावित होता है और संचरण कर रहा होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं विवर्तनिक का मतलब क्या है। विवर्तनिक का मतलब है प्लेटों में गति। प्लेट का मतलब हमने देखा स्थल मंडल का हिस्सा है, स्थल मंडल का एक टुकड़ा है, और विवर्तनिक का मतलब है उसमें गति होना। विवर्तनिक का तात्पर्य है प्लेटों में गति। प्लेट स्थितिक नहीं है बल्कि गतिशील है तथा एक दूसरे से अंतर संबंध स्थापित करते हैं, जिससे प्लेटों के सीमांत पर भूगर्भिक घटनाएं उत्पन्न होती है। इस संक्रमण क्षेत्र को प्लेट सीमा कहते हैं। ये कोई हमारी प्लेट है बच्चों, और यहां पर ये इस तरीके से गतिशील हो रही है इस दिशा में, तो बच्चों इसका ये हिस्सा और इसके ये पीछे वाले हिस्से जहां भी ये गतिशील कर रही है, उस सीमांत क्षेत्र में भूगर्भिक घटनाएं होगी। इसके अंदर अमूमन तौर पर भूगर्भिक घटनाएं नहीं होती है, और इन सीमांत क्षेत्रों को ही प्लेट सीमा कहा जाता है। दोबारा से देख लेना है बच्चों कि माना कि ये कोई प्लेट है और इस प्लेट का दूसरी प्लेट के साथ में जिस प्रकार की क्रिया होगी, चाहे वो अपसारी सीमा बनाती हो चाहे अभिसारी सीमा बनाती हो, अब वो हम आगे देखेंगे बच्चों। जिस प्रकार की भी क्रिया होगी वो प्लेट सीमा पर ही होगी, आंतरिक हिस्से में इस पर कोई क्रियाएं किसी भी प्रकार की नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो प्लेट पूरी तरीके से दृढ़ है। समझ में आया होगा हमें बच्चों। इसके बाद देखते हैं हम प्लेट विवर्तनिक के दो भाग हैं। प्लेट विवर्तनिक के है, इसके दो भाग है, एक ज्यामितीय भाग है। ठीक है बच्चों, पहला हमारा ज्यामितीय भाग है। इस ज्यामितीय भाग में हम क्या देखेंगे कि प्लेटों की संख्या कितनी है, उनकी गति कहां पर हो रही है। ठीक है बच्चों,
इसके अंतर्गत प्लेटों की संख्या, उनकी सापेक्षित गति की दिशा, आकृति, संरचना, स्वरूप का अध्ययन किया जाता है। प्लेटों को 3 वर्गों में रखा जाता है। ज्यामितीय जो भाग है उसमें देखते हैं कि प्लेट की किस तरीके से, उसकी आकार कैसा है, उसकी गति कैसी है, उनकी कितनी संख्या है, उनका स्वरूप कैसा है, संरचना कैसी है, इस प्रकार की उनकी फिजिकल जो चीजें हैं ज्यामितीय जो भाग में हम इसकी अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। पहली मेजर प्लेट जिसे हम हिंदी में वृहद प्लेट कहते हैं, दूसरी माइनर प्लेट जिसे हम लघु प्लेट कहते हैं, तीसरी होती है उप प्लेट। बच्चों मेजर जो प्लेट है वो आइडेंटिफाई बहुत अच्छे तरीके से की जा सकती है, ठीक है। अब प्लेटों को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, यह बहुत बड़ी समस्या है। पहले भी समस्या थी और वर्तमान समय में वैज्ञानिकों के सामने आज भी बड़ी समस्या है कि प्लेटों को कैसे आइडेंटिफाई हम करें। तो प्लेटों को आइडेंटिफाई करने का सामान्य तरीका यह है कि यदि कोई क्षेत्र है, ठीक है बच्चों, कोई क्षेत्र है और वहां इस तरीके से हलचल हो रही है तो इसको एक प्लेट मान लिया जाता है, ठीक है। यदि यहां पर इस तरीके से हलचल हो रही है तो इसे दूसरी प्लेट मान लिया जाता है। ये ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, हो सकता है ये कोई सी प्लेट हो, ये डी प्लेट हो, ये ई हो या ये एफ हो, इस तरीके की प्लेट मान ली जाता है। और इनके प्लेट सीमा जो मार्जिनल पॉइंट है, इनके प्लेट सीमा है, यहां पर भूगर्भिक हलचलें देखी जाती है। इन भूगर्भिक हलचलों में भूकंप हो सकती है, ज्वालामुखी हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो चीजें यहां पर देखी जाती है उसके आधार पर ही हम फिक्स कर पाते हैं कि यह कोई प्लेट है। माना कि समय के पश्चात, बच्चों माना कि समय के पश्चात हमने यह देखा कि यहां पर भी भूगर्भिक हलचल हो रही है, ठीक है, यहां पर भी भूगर्भिक हलचल हो रही है, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि यह एक प्लेट ना होकर के अलग अलग प्लेट है, ठीक है बच्चों। तो वैज्ञानिक लगातार इस पर खोज कर रहे हैं, अन्वेषण कर रहे हैं कि आखिर कितनी प्लेट हैं। अब इसमें जो मेजर प्लेट है, मुख्यतः 7 मेजर प्लेट है। जो माइनर, जो छोटी लघु प्लेट है, इनकी संख्या फिक्स नहीं है। कहीं पर इनकी संख्या 10 मिलती है, कहीं पर 8 मिलती है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग मिलती है। और लगातार रूप से वैज्ञानिक इस पर प्रयास कर रहे हैं कि यह कितनी है। इसके अलावा उप प्लेट भी है जिसके चारों तरफ की सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती, अभी उनमें संशय बाकी है, वैज्ञानिक उन पर लगातार काम कर रहे हैं, उन्हें हम उप प्लेट का नाम दिया गया है। तो 3 प्रकार से हमारी प्लेट हुई, मेजर प्लेट जिसे वृहद प्लेट हमने कहा, दूसरी माइनर प्लेट जिसे हमने लघु प्लेट कहा, और तीसरी है उप प्लेट जिसके चारों तरफ की सीमाएं अभी निर्धारित नहीं की जा सकी है। मेजर प्लेट की सीमाएं निर्धारित हो चुकी है, ये बड़ी प्लेट है, ठीक है। और माइनर जो प्लेट है ये छोटी प्लेट है और लगातार इनकी संख्या भी बढ़ रही है और नई नई अन्वेषण, नई नई खोजें इसमें चल रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो यहां हम इस चित्र के द्वारा, इस मानचित्र के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से प्लेटें कहां पर स्थित है। यह हम देख सकते हैं बच्चों कि एक उत्तर अमेरिकी प्लेट है, यहां पर उत्तर अमेरिकी जो महाद्वीप है यह स्थित है। एक दक्षिण अमेरिकी प्लेट है, यहां पर दक्षिण अमेरिका जो महाद्वीप है और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो सम्मिलित है। इसके अलावा बच्चों एक अफ्रीकी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट में अफ्रीका महाद्वीप और उसके आसपास का, या फिर यूं कह सकते हैं अटलांटिक महासागर का क्षेत्र उसमें शामिल है। इसके अलावा यदि मैं मेजर प्लेट की बात करूं बच्चों तो एक इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है जिसमें इंडियन, ये भारतीय प्रायद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल है। और इसके बाद में बात करूं यूरेशियन प्लेट है जिसमें यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया, पूरा यूरेशिया भाग इसमें शामिल है। और इसके बाद मैं बात करूं प्रशांत महासागर की प्लेट, यह प्रशांत महासागर प्लेट है जो कि पूरे प्रशांत महासागर इसमें शामिल किया जाता है। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा 1 2 3 4 5
6 और एक अंटार्कटिक प्लेट, जो कि अंटार्कटिक महाद्वीप है जो उसके चतुर्दिक स्थित है। 7 मेजर प्लेट यहां पर आइडेंटिफाई हो पाई है। कुछ वैज्ञानिक और कुछ पुस्तकें यहां पर बच्चों यह भी देखने को मिला है कि कुछ पुस्तकें उत्तरी अमेरिकी प्लेट और दक्षिण अमेरिकी प्लेट को अलग ना मान करके एक ही प्लेट मानती है, और उस तरीके से वहां पर मेजर प्लेट की संख्या कितनी हो जाती है? 6 हो जाती है। ठीक है, उसी तरीके से बच्चों जो भारतीय जो प्लेट है, यहां पर भारतीय प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट को भी अलग अलग मानते हैं कुछ जगह पर, कुछ वैज्ञानिक या कुछ किताबें, तो वहां पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। तो इसलिए हमने कहा कि मेजर प्लेट 6, 7 और 8 मानी गई है अलग अलग किताबों में। हमारी पुस्तक में इनकी संख्या 7 मानी गई है। ठीक है बच्चों, तो कहीं पर यह भी देखने को मिलता है कि भारतीय जो प्लेट है उसको ऑस्ट्रेलियन प्लेट से अलग कर दिया जाता है, क्योंकि ऐसा वो मानते हैं कि यहाँ पर कुछ भूगर्भिक हलचल इस प्रकार की है कि दोनों की दिशाएं अलग अलग है। तो दोनों अलग अलग प्लेट है, लेकिन इस पे लगातार अन्वेषण चल रहे हैं, इस पे लगातार खोज चल रही है कि क्या ये एक प्लेट है या अलग अलग प्लेट है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई 7 मेजर प्लेट। इसके अलावा यदि मैं छोटी प्लेट्स की बात करूं बच्चों, तो यहां पर हम देख सकते हैं अरेबियन प्लेट, स्कोशिया प्लेट, नज़का प्लेट, कैरिबियन प्लेट, कोकोज प्लेट, जुआन डू फुका प्लेट, ठीक है, कैरोलिन प्लेट, फिलिपिन प्लेट, इस प्रकार की अनेक हम माइनर प्लेट भी देख सकते हैं। और यहां पर उप प्लेट इस प्रकार की होती है जिनकी सीमा निर्धारित नहीं की जा सकी है अभी तक, उन पर भी लगातार प्रयास कार्य चल रहा है। ठीक है बच्चों, यहां पर एक चीज और हमने देखने को मिलेगा कि यहां पर जो 2 प्रकार की, हम आगे जाकर के देखेंगे कि जो सीमा है वो अपसारी सीमा और अभिसारी सीमा, 2 प्रकार की सीमा यहां पर हमें देखने को मिलेगी, अपसारी सीमा और अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमाओं के अंतर्गत मुख्यतः कटक वाले हिस्से आते हैं जहां भूपर्पटी का निर्माण हो रहा है, और अपसारी सीमाओं के अंतर्गत बच्चों वो क्षेत्र आते हैं जहां दोनों प्लेट आपस में अभिसरण कर रही हो, एक नीचे जा रही हो और दूसरी उस पर चढ़ रही हो। वो हम अगली इसी चैप्टर में देखेंगे, अगली क्लास में। तो दोनों जो सीमा है वो भी यहां पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। ठीक है बच्चों, यहां पर हम देख सकते हैं कि यह अपसारी सीमा है और दूसरी ओर ये अभिसारी सीमा हमें इस तरीके से चिन्हित करती हुई दिखाई देती है। तो इस मानचित्र के द्वारा हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि विभिन्न 7 मेजर प्लेट और माइनर प्लेट यहां पर पृथ्वी पर उपस्थित है, और उन प्लेटों का ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या निश्चित वेग से स्थानांतरण या गति हो रही है। अब प्लेटों की गति भी अलग अलग दिशाओं में हो रही है, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में, इसी पुस्तक के पिछले चैप्टर्स में हमने देखा था बच्चों कि पेंजिया का निर्माण और फिर उनका विघटन, फिर निर्माण और फिर विघटन, इस प्रकार के 2 साइकिल हो चुके हैं और तीसरा साइकिल चल रहा है। उसी अध्ययन का हम यहाँ पर ये प्रयास करेंगे कि यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेगा कि प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत में ये बताने का प्रयास भी करेगा कि बच्चों कि सभी महाद्वीप पेंजिया का निर्माण कर रहे हैं और फिर उसमें विखंडन हो रहा है, अर्थात इसमें गति देखी गई है। और वर्तमान समय में नए नए उपकरणों के द्वारा यह साबित भी हो चुका है कि प्लेटों में गति है, और विभिन्न दिशाओं में अलग अलग प्लेटों की जो गति है वो अलग अलग दिशाओं में है। ये हम यहां पर देखेंगे। मेजर प्लेट है बच्चों, वो कौन कौन सी है इसको देख लेते हैं। उत्तर अमेरिकी प्लेट, उत्तर अमेरिकी जो प्लेट है वो अर्ध महाद्वीपीय एवं अर्ध महासागरीय उत्तर अमेरिकी प्लस उत्तर पश्चिम अटलांटिक, ये जो क्षेत्र है वो इसमें आता है। उत्तर अमेरिकी जो प्लेट है उसमें बच्चों दोबारा से देख लेना है, उत्तर अमेरिकी जो प्लेट है इसमें उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप और अटलांटिक महासागर का ये वाला पश्चिमी वाला हिस्सा, ठीक है, वो दोनों इसमें शामिल है उत्तर अमेरिकी प्लेट में। उसी प्रकार से हम देखेंगे दक्षिण अमेरिकी प्लेट में भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप और साथ में
दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर का जो हिस्सा है वो भी इसी प्लेट में शामिल है। तो पश्चिम की ओर इसकी गति है और 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की गति पश्चिम की ओर इसमें देखी गई है। यह भी ध्यान करने वाली बात है, उत्तर अमेरिकी जो प्लेट है उसकी गति 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम दिशा की ओर गति कर रही है। मानचित्र में देखें तो किस तरीके से हमें दिखाई देता है कि यह उत्तर अमेरिकी जो प्लेट है वो पश्चिम दिशा की ओर, बच्चों वो पश्चिम दिशा की ओर अर्थात इस ओर गति कर रही है। ठीक है, यह जो पूरी प्लेट है वो किस दिशा में गति कर रही है, वो इस दिशा में गति कर रही है 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। इसके बाद हम देखते हैं दक्षिण अमेरिकी प्लेट। दक्षिण अमेरिका का महाद्वीपीय खंड दक्षिण पश्चिम अटलांटिक महासागर का हिस्सा, जैसे कि मैंने अभी बताया था, वो भी 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से पश्चिम की ओर अग्रसित हो रही है। इसके बाद तीसरी प्लेट है यूरेशियन प्लेट। यह मुख्यतया महाद्वीपीय है परंतु पश्चिम भाग में उत्तर पश्चिम अटलांटिक का बेसिन एवं पूर्व में महासागर प्रशांत का छोटा टुकड़ा संलग्न है, पूर्व की ओर संचरित है और 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की ओर इसकी गति है। यूरेशियन प्लेट की मुख्यतः ये महाद्वीपीय प्लेट है बच्चों, लेकिन कुछ अटलांटिक महासागर का हिस्सा और कुछ मात्रा में इसमें प्रशांत महासागर का हिस्सा भी इसमें शामिल है। जो जापान के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो भी इसी में ही शामिल है और इसकी गति है 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से किस ओर, पूर्व दिशा की ओर। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं हम अफ्रीकी प्लेट। मध्य भाग महाद्वीपीय है परंतु चतुर्दिक जो भाग है वो महासागरीय है। जैसे कि मैंने मानचित्र में बताया था कि जो मध्य में अफ्रीकी महाद्वीप शामिल है और चारों ओर महासागर इसके है इस प्लेट में, अफ्रीकी प्लेट में। उत्तर पूर्व की ओर संचरित है, गति 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर ये संचरित है अफ्रीकी प्लेट। इसके बाद है पांचवी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। जो हमने क्या बताया कि अनेक जगह पर यह 2 प्लेट मानी गई है, इंडियन प्लेट अलग, ऑस्ट्रेलियन प्लेट अलग, लेकिन अनेक जगह पर इसे दोनों को एक ही प्लेट माना गया है। ठीक है बच्चों, तो वास्तव में यह 2 प्लेटों का योग है। भारतीय जो प्लेट है, यहां पर मैंने बताया था आपको, भारतीय जो प्लेट है वो उत्तर पूर्व की ओर संचरित हो रही है, जिससे क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। यूरेशियन प्लेट इधर से बच्चों ये यूरेशियन प्लेट और इधर से यह है भारतीय प्लेट। दोनों प्लेटों में जब सीमा, अभिसारी सीमा का निर्माण हुआ और दोनों प्लेट, एक प्लेट नीचे छेपित हो गई, तब जाकर के हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ और वर्तमान में भी इस पर काम चल रहा है बच्चों। यह बहुत समझने वाली बात है कि हिमालय की ऊंचाई वर्तमान में भी बढ़ रही है, अर्थात यह युवा पर्वत है। ठीक है, अग्र भाग महाद्वीपीय है परंतु पश्चिम भाग महासागरीय है। इसकी गति 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है, गति अधिकतम है, बहुत तेज गति से यह आगे जा रहा है 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। यही कारण है बच्चों कि हिमालय में भूकंप आते हैं, हिमालय में भूकंप आते हैं लेकिन ज्वालामुखी नहीं है, वो चीज हम आगे देखेंगे। इसी का हिस्सा है ऑस्ट्रेलियन प्लेट। मध्य भाग महाद्वीपीय है, चतुर्थिक भाग महासागरीय है, गति 4 सेंटीमीटर प्रति वर्ष उत्तर पूर्व की ओर है, यह ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसके बाद छठी प्लेट है बच्चों प्रशांत प्लेट, पूर्णतः महासागरीय प्लेट, उत्तर पश्चिम की ओर गति 2 से 3 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से। उत्तर पश्चिम की ओर इसकी गति है। प्रशांत महासागरीय जो प्लेट है वो किस प्रकार की है, पूर्णतः महासागरीय प्लेट है। और लास्ट में बच्चों 7वीं प्लेट आती है अंटार्कटिका प्लेट, जो कि कहां पर है अंटार्कटिका, हम सब जानते हैं दक्षिणी ध्रुव पर
स्थित है। मुख्यतः महाद्वीपीय भाग से बना है, परंतु इसका सीमाग्र, बहुत बड़ी बात है बच्चों, इसको समझना होगा कि इसका सीमाग्र महासागरीय है। इसके चारों तरफ अपसारी सीमांत है तथा इसकी संचरण की दिशा स्पष्ट नहीं है कि किधर की ओर जा रहा है, किधर की तरफ गति कर रहा है, यह अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसके चारों तरफ अपसारी सीमांत है, अपसारी सीमांत है, अभिसारी नहीं है। इसके चारों तरफ अपसारी सीमा स्थित है। यह अंटार्कटिका प्लेट। इस प्रकार से जो हमारी 7 मेजर जो प्लेट है वो यहाँ पर हमने बताई। इसके पश्चात हम देखते हैं बच्चों माइनर या लघु प्लेट। माइनर या लघु प्लेट कौन कौन सी है? पहली है बच्चों कोकोज। कोकोज प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, जैसे कि हमने मानचित्र में बताया था। दूसरा है बच्चों नज़का प्लेट, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में स्थित है। दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच में हमने नज़का प्लेट देखी थी। तीसरी है अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, अरेबियन प्लेट में। इसके पश्चात देखते हैं फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है। एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच में ये फिलीपीन जो प्लेट है वो स्थित है, जो कैसी है? लघु प्लेट है बच्चों। कैरोलिन प्लेट, यह न्यू गिनी के उत्तर में फिलीपीन व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। न्यू गिनी जो फिलीपियन प्लेट हमने देखी और इंडियन प्लेट है, भारतीय जो प्लेट है, उसके बीच में एक छोटी सी प्लेट है। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो बच्चों हमने ये देखे कि लघु प्लेट काफी सारी है और लगातार वैज्ञानिक इस पर काम कर रहे हैं कि कौन कौन सी लघु प्लेट और मिल रही है। ठीक है, अब इसके दूसरे भाग को हम देखेंगे। पहला हमने देखा ज्यामितीय भाग, जिसके अंतर्गत हमने प्लेटों की संख्या, उनकी गति, उनका आकार, इस प्रकार की चीजों को हमने वहां पर देखा था। ठीक है, इसका दूसरा जो भाग है वो है गतिकीय भाग, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो गति कर रही है, किस ओर कर रही है और उसके क्या परिणाम निकल रहे हैं, भूगर्भीय हलचल किस प्रकार से वहां पर हो रही है। तो आइए बच्चों देखते हैं गतिकीय भाग, प्लेटों के गतिकीय भाग। इसके अंतर्गत प्लेटों की गति, विवर्तनिक क्रिया से उत्पन्न भूगर्भीय घटनाओं एवं क्रियाविधियों का विश्लेषण किया जाता है कि किस प्रकार की क्रियाविधि, किस प्रकार की क्रिया से उत्पन्न भूगर्भीय घटनाएं वहां पर हुई, किससे? प्लेटों के संचरण से। प्लेटों के संचरण से गतिकीय जो भाग है उसमें देखेंगे कि जिससे टकराया या अलग हुआ, अभिसारी या अपसारी सीमाओं पर क्या क्या क्रिया हुई, कौन कौन सी भूगर्भिक हलचल हुई और उसके क्या क्या परिणाम हुए। प्लेटों की 3 सीमाएं मानी जाती है। हमने बताया था बच्चों कि प्लेटों की कितनी सीमा? 3 सीमा होती है। पहली है अपसारी सीमा, दूसरी अभिसारी सीमा और तीसरी है रूपांतरित सीमा। यहां पर अपसारी और अभिसारी ये जो सीमाएं हैं ये आमने सामने जो प्लेट है वहां पर देखी जाती है और रूपांतरिक सीमा जो होती है वो उनके पैरेलल देखी जाती है, समानांतर रूप में। तो इनको देखते हैं वो कैसे कैसे हैं। तो देखो बच्चों यहां पर ये देखा जा सकता है कि इस मानचित्र के द्वारा कि विभिन्न जो प्लेट है, जो विभिन्न प्लेट है वो किस तरीके की है और वहां पर कौन कौन से भागों में अपसारी सीमा है और कौन कौन से भागों में अभिसारी सीमा मौजूद है। तो बच्चों यहां पर देखने से पता चल रहा है इस मानचित्र के द्वारा कि अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा और रूपांतरित सीमा वो कहां कहां पर स्थित है। ये मैं बात बता देना चाहता हूं बच्चों कि दो प्लेट यदि आमने सामने टक्कर कर रही है, दो प्लेट यदि आमने सामने टक्कर कर रही है, वहां पर अभिसारी सीमा का निर्माण होगा। अभिसारी सीमा। यदि कोई प्लेट विपरीत दिशा में गमन कर रही है तो वहां पर अपसारी सीमा का निर्माण होगा। और यदि कोई प्लेट समानांतर या फिर यूं कह सकते हैं कि आपस में न टकरा करके समानांतर रूप से निकल जा रही है तो वहां पर रूपांतरित सीमा का
निर्माण होगा। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा। यहाँ अभी सारी सीमा पर क्रस्ट का विनाश होगा और अपसारी सीमा पर क्रस्ट का निर्माण होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा कि महासागरों के जो मध्य में हैं वो अपसारी सीमा का निर्माण होता है और वहाँ क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर यह चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्रस्ट का निर्माण हो रहा है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, लेकिन इसके विपरीत अभिसारी सीमाओं में क्रस्ट का विनाश होगा। ठीक है, यहाँ पर क्रस्ट का विनाश होगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से यहाँ पर हमें देखने, और रूपांतरित जो सीमा है वहाँ ना तो क्रस्ट का निर्माण होगा और वहाँ ना ही क्रस्ट का विनाश होगा। वहाँ पर प्लेट आपस में एक दूसरे से समानांतर चली जाती है। तो यहाँ पर यह भी देखने को मिलेगा कि विभिन्न ये जो अर्थक्वेक, भूकंप और ज्वालामुखीय जो प्रक्रियाएं हैं वो भी यहाँ पर इन्हीं मार्जिनल्स अर्थात सीमाओं पर ही उपलब्ध होते हैं। इन सीमा जो प्लेट की सीमाएं हैं वहीं पर ही बच्चों भूकंप, ज्वालामुखी जैसी क्रियाएं, भूगर्भिक जो हलचल है वो यहीं पर ही होती है मुख्य तौर पर। ठीक है, ये हमने मानचित्र में देखा। इसके पश्चात बच्चों हम देखते हैं कि अपसारी सीमाओं का निर्माण संवहनीय धाराओं के गर्म प्रवाह अथवा उठते हुए अंगों के पास होता है, जहां गर्म मैग्मा का प्लूम चट्टानों को क्रमशः पिघलाता है। इस प्रक्रिया को अंतर प्लेट दुर्बलीकरण भी कहते हैं। दुर्बलता मंडल के मैग्मा का पार्श्व प्रवाह तनाव मूलक शक्तियों को जन्म देता है, जैसे कि हमने पहले के चैप्टर में पढ़ा था। बच्चों यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि इस तरीके से क्रस्ट में अंदर मेंटल से जब प्रवाह उत्पन्न होता है लावा का, तो यह विपरीत दिशाओं में गमन करता हुआ नीचे की ओर प्लूम गिर जाता है और यहाँ एक बल लगता है। मैंने पहले भी बताया था, एक बल लगता है और इस बल लगने के कारण ये जो भूपरपटी है ये विपरीत दिशाओं में गमन करती है और यह जो लावा अंदर से निकलता है, जो गर्म मेग्मा जो अंदर से निकलता है, यह इसमें लगातार रूप से इस बल में लगाने में मदद करता है। यह हमने पहले भी देखा था और इस कारण से इस विपरीत दिशाओं में गमन करता है और यहाँ पर यह लावा जमा होता रहता है और नया क्रस्ट का निर्माण होता रहता है और यह प्लेट विपरीत दिशाओं में गमन कर रही होती है। ठीक है, यही चीज हमने यहाँ पर इसको देखा। क्रियाविधि अपसारी सीमाओं के पास दुर्बलता मंडल का पेरियोडाइट मैग्मा पृथक्कीकरण होने के बाद बेसाल्टिक मैग्मा में परिणत हो जाता है। मैग्मा का भ्रंश में प्रवेश से प्लेट विस्थापन बल में वृद्धि होती है तथा प्लेटों के विस्थापन से दुर्बलता मंडल पर दाब घटता है, जिससे मैग्मा का मेल्टिंग पॉइंट भी घटता है तथा द्रवीभूत मैग्मा मंद ज्वालामुखीय क्रियाविधि के द्वारा समुद्र तल के ऊपर प्रकट होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने पहले वाले इसमें भी देखा था कि किस तरीके से विपरीत दिशाओं में यह टकरा करके गमन करता है और नीचे गिर जाता है गर्म मैग्मा और ठंडा होकर के नीचे गिर जाता है। और यहाँ चूंकि गर्म मैग्मा पहले से उपस्थित है और फिर इसमें जाकर के मिल जाता है और फिर लगातार इस तरीके से साइकिल चक्र लगातार रूप से इसमें बच्चों यहाँ पर चलते रहते हैं। और यहाँ ऊपर स्थित जो क्रस्ट है, ऊपर स्थित बच्चों जो क्रस्ट है उसमें विपरीत दिशाओं में बल लगाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे कि जो क्रस्ट विपरीत दिशाओं में जाता है और विपरीत दिशाओं में जाने के पश्चात यहाँ पर जो रिक्त स्थान बच जाता है उसको यह मैग्मा भर देता है और भरने के पश्चात लगातार रूप से बल भी लगता रहता है। इस तरीके से यह चक्र लगातार रूप से बच्चों चलता रहता है। ठीक है, इसके निक्षेप से समुद्री कटकों का निर्माण होता है। इसके मध्य भी भ्रंश घाटियां तनाव मूलक शक्तियों के परिचायक है।
अपसारी सीमा के पास कटकों के नीचे बेसाल्ट के निक्षेप से महासागरीय क्रस्ट का निर्माण होता है। जिस दर से प्लेट खिसकते हैं बच्चों, और उसी दर से उनका निर्माण होता जाता है। जिस दर से ये जितनी प्लेट खिसकेगी और जितना रिक्त स्थान बनेगा यहाँ पर, उतना ही क्या होगा, नीचे से लावा इस रिक्त स्थान को भरता हुआ जाएगा और भरने के पश्चात समुद्री कटकों का निर्माण होता जाएगा। ठीक है, उसी दर से क्रस्ट का निक्षेप होता है, जो कि छिछली, भूकंप, मंद ज्वालामुखी का उद्गार तथा तनाव मूलक शक्तियों का परिचायक भी होता है। तो ज्वालामुखी मंद, बिल्कुल मध्यम, ठीक है बच्चों, मंद ज्वालामुखी के रूप में निकलता रहता है और निकलने के पश्चात ये वहां पर जमाव करता रहता है। ठीक है, दूसरा है बच्चों अभिसारी सीमा। अभिसारी सीमा, जैसे कि हमने देखा, अपसारी सीमा दोनों प्लेट के विपरीत दिशाओं में गमन करने के, यहां पर जो रिक्त स्थान होता है वहां पर निक्षेपण कर देती है। ठीक है, मैग्मा का, और वहां पर क्रस्ट का निर्माण होता है और दोनों प्लेट विपरीत दिशाओं में गमन कर रही होती है, ये इस दिशा में, ये इस दिशा में, और यहां पर रिक्त स्थान को पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, मैग्मा का निर्माण होता है, क्रस्ट का निर्माण होता है। इसके विपरीत अभिसारी सीमा में क्या होता है बच्चों, दोनों प्लेट आमने सामने टकराती है। आमने सामने दोनों प्लेट टकराने के कारण एक दूसरे में टक्कर होती है, और एक दूसरे में जो टक्कर होती है उसके पश्चात एक प्लेट नीचे की ओर धंस जाती है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर इस प्रकार से छेपित हो जाती है और दूसरी प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है। यहां पर यह जो सीमा होती है अभिसारी सीमा कहलाती है। प्लेटों के पार्श्व विस्थापन से संपीड़नात्मक बल अन्य प्लेट सीमांतों पर उत्पन्न होते हैं, जिससे अधिक घनत्व वाला प्लेट छेपित हो जाता है। प्लेटों का छेपन दो नियमों से प्रभावित है। दो नियमों से प्लेटों का छेपन प्रभावित होता है। पहला है गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा है उत्प्लावन बल। बच्चों, ये दोनों बल आपस में विरोधाभासी भी है, गुरुत्वाकर्षण बल और उत्प्लावन बल। ठीक है बच्चों, दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी बल है। इस प्रकार प्लेटों के छेपन के तीन नियम बनते हैं कि कौन सी प्लेट नीचे जाएगी। दोनों प्लेट यदि आपस में टकरा रही है बच्चों, तो कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, कौन सी प्लेट का छेपन होगा और कौन सी प्लेट उसके ऊपर आएगी। माना कि बच्चों यह दो प्लेट है, ठीक है, यह दो प्लेट है, इसकी गति इस तरफ है और इसकी गति इस तरफ है। इन दोनों प्लेटों में जब गति होगी तो आपस में टकराएगी। टकराने के बाद कौन सी प्लेट नीचे जाएगी, इसके यहां पर हमने तीन नियम बताए हैं। ठीक है, पहला है, जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा वो प्लेट अंदर या निक्षेपित होगी। इन दोनों प्लेटों में से जिस प्लेट का घनत्व ज्यादा होगा वो प्लेट नीचे जाएगी। हम यदि यहां पर यह बताए कि एक प्लेट महासागरीय हो और एक प्लेट महाद्वीपीय हो, तो दोनों प्लेट में से कौन सी छेपित होगी बच्चों? हम जानते हैं कि महासागरीय जो प्लेट है वो ज्यादा घनत्व की होती है। ठीक है, इस वजह से यदि दोनों प्लेट में से एक महासागरीय हो और एक महाद्वीपीय हो, तो महासागरीय प्लेट का घनत्व ज्यादा होने के कारण वो छेपित होगी, अर्थात वो नीचे जाएगी। ठीक है, तो पहला ये होगा। लेकिन यदि इन केस दोनों प्लेटों का घनत्व बराबर हुआ तो फिर क्या होगा? दोनों के समान की अवस्था में जिस प्लेट का वेग ज्यादा होगा वो प्लेट छेपित होगी। यदि दोनों का घनत्व बराबर है बच्चों, तो जिस प्लेट का वेग ज्यादा होगा वो प्लेट छेपित होगी। यदि माना कि बच्चों दोनों प्लेट का घनत्व भी बराबर है, दोनों प्लेटों का वेग भी बराबर है, तो फिर क्या होगा? तो दोनों के समान की दिशा में छोटी प्लेट अंदर जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर हमने ये देखा कि कौन सी प्लेट का छेपन होगा, और यहां पर हमने यह भी देखा कि प्लेटों का गतिकीय भाग किस प्रकार से होता है। तो हमने यहाँ पर प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के जो बेसिक जो चीजें हैं वो आज की क्लास में हमने यहाँ पर देखे। अगली क्लास में बच्चों हम इस सिद्धांत के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद बच्चों।